भाइयों, आज मैं यहां पर हूं उड़ीसा में। इसमें कहीं दो मत नहीं है। उड़ीसा में लंबे समय से एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक अस्थायी सरकार, लेकिन उसके बावजूद इस उड़ीसा का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, यह बात हमारी समझ के परे। क्या कारण है कि उड़ीसा का विकास नहीं हो पा रहा? मैं तो यह सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, उड़ीसा की जनता जरूर यह जानना चाहेगी, आज भी हमारा उड़ीसा, यह राज्य हिंदुस्तान के कई राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा क्यों? कहना भाइयों, सरकार कैसे चलाई जाती है? जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जाकर देख लीजिए, उन राज्यों में जाकर देख लीजिए, वहां पर जीडीपी की ग्रोथ रेट, सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर किसी की 10%, किसी की 12%, किसी की 13% और किसी की 14%। और यहां तक कि मध्य प्रदेश में तो एक समय हालात थे कि वहां की विकास दर 21 और 22% तक पहुंच गई थी। क्या यहां पर यह नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कहीं न कहीं यह कमी है और इस कमी को यह समझना चाहिए यहां के लोगों को। और रहने भाइयों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका एक स्वप्न था, जब तक भारत के गांवों का विकास नहीं होगा, गली गलियारों का विकास नहीं होगा, तब तक देश के विकास का भी हमारा स्वप्न किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसीलिए गांवों के विकास पर बल देते हुए यह संकल्प उस समय लिया था कि हम हिंदुस्तान के हर गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। और पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। और आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देश में 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की जो चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही है बहनों भाइयों, यह भी यदि किसी ने दिया है तो हमारे आपके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए दिया। लेकिन आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी और तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन 27-28 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़कों का निर्माण हो रहा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया है रहने वाले, सबसे बड़ा, जिसकी चर्चा दुनिया के सभी देशों में होती है, कुछ ही महीनों के अंदर भारत में भले ही कोई झोपड़ी में क्यों न रहता, झोपड़ी में रहने वाले का भी बैंकों में अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोलने का काम, ऐसे 32 करोड़ लोगों का अकाउंट खोलने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। बहनों भाइयों, कुछ लोग कह सकते हैं यह अकाउंट खोलने का मतलब क्या है? अकाउंट किसने खोला? क्योंकि हम अपने देश का जो हमारा गरीब है, हम उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते, हम उसको भिखारी बनाकर नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं हमारा भी गरीब पैसे वाला बने, धनवान बने, ताकि अब वह याचक के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि दाता के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। इसीलिए कहीं कोई संकट मुसीबत आ जाए, जिसका बैंक में अकाउंट है, वह गरीब सीधे बैंक में जाकर बैंक के दरवाजे पर खड़े होकर अकाउंटेंट से कहेगा कि हमको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दो, हमारे घर में हमारा मासूम बच्चा बीमार पड़ा है, ताकि मैं उसकी इलाज करा सकूं। और बैंक को उसको देना पड़ेगा। यह काम पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया और जिसकी सराहना सारे विश्व में हुई, सारे विश्व में हुई। और लोगों ने कहा कि साहब, सारी दुनिया में जितने अकाउंट खुले उससे 2 गुना अकाउंट यदि 10 महीने के अंदर कहीं पर खुले हैं तो भारत के अंदर खुले हैं। बहनों भाइयों, यह आपकी सरकार का ही असर है। कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए हैं आपकी सरकार ने मेरे बहनों भाई। और इतना ही नहीं, मुझे तो जानकर बेहद तकलीफ हुई, एक आयुष्मान भारत की योजना, शायद इसकी चर्चा धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी की होगी, क्योंकि उड़िया में बोल रहे थे, मैं पूरा समझ नहीं पा रहा। बहनों भाइयों, ऐसी योजना भारत की दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ कवच, स्वास्थ्य कवच की, स्वास्थ्य सुरक्षा कवच
ऐसी भी तो सरकार आएगी जो कि लोगों को मुहैया कराएगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जानकर यह तकलीफ हुई कि शायद उड़ीसा में आयुष्मान भारत की योजना को लागू नहीं किया जा रहा। भाइयों, हर गरीब तक जाइए, गरीब तक आप यह संदेश पहुंचा दो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना लागू की है कि यदि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, वो हॉस्पिटल में जाएगा और प्रतिवर्ष उसका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। बहनों भाइयों, यह संदेश कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर तक जाना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसी कई योजना, बिजली के मामले में आजादी के 70 वर्ष गुजर जाने के बावजूद करोड़ों ऐसे घर थे जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंची थी, हमारी सरकार ने पहुंचाया है। हमारे किसान परिवारों के यहां पर नौजवान बैठे, आप जो कुछ भी किसान अपने खेतों में पैदा करता रहा, पैडी, धान, उसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती। बहनों भाइयों, पहली बार लागत मूल्य इनपुट कास्ट का 1.5 गुना कीमत देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे आपके प्रधानमंत्री ने किया है। बहनों भाइयों, और किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं किसानों के सामने एक समस्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो उनका सामान खरीदा जाना चाहिए, चाहे उड़ीसा के कुछ और राज्य हैं, नहीं खरीदा जा रहा। लेकिन मैं उड़ीसा के किसानों को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, अब तो चुनाव आ गया, अगली बार हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ऐसी मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे मेरे किसान भाइयों, ताकि आप जितना भी अपना धान, अपनी गेहूं, अपनी राई, सरसों जो भी बेचना चाहते हैं, उस पर जितनी आपकी लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना आपको प्राप्त हो, यह हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। यह है हम लोगों का फैसला। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का तो यह भी फैसला है कि बहनों भाइयों, 2022 आते आते किसानों की आज कितनी आमदनी है, उस आमदनी को हम जस्ट डबल कर देंगे, उसे हम 2 गुना कर देंगे। यह फैसला क्या कभी कोई यह कल्पना कर सकता था कि किसान मान सम्मान निधि योजना कि हर किसान परिवार को बहनों भाइयों प्रतिवर्ष 6,000 रुपया उसके अकाउंट में पहुंच जाए? कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता। इस काम को भी करने का यदि किसी ने बीड़ा उठाया और करना प्रारंभ किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। हर गरीब की चिंता, कैसे उसके पास आवास हो, कैसे उसके पास बिजली हो उस आवास में, शौचालय हो उस आवास में, खाना बनाने के लिए कुकिंग गैस सिलेंडर हो उसके आवास में। पहली बार समग्र रूप से कंप्रिहेंसिव तरीके से यह सब सोचने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपकी सरकार ने किया है, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। गरीब जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा, असंगठित मजदूर, आज असंगठित मजदूरों को भी यह फैसला हमारी सरकार ने लिया है। बजट पेश हुआ है, आपने सुना होगा, 60 वर्ष पूरा होने के बाद प्रतिवर्ष उन्हें 60 की आयु पूरी होने के बाद प्रतिवर्ष में 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। मेरे बहन, प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह सब सारी योजनाएं स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भी किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, 25 लाख से प्रधानमंत्री आवास बने थे और हम लोगों ने इतने कम समय में 1,30,00,000 प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया है और हमारे देश के गरीबों को वह सब सारा मुहैया कराया जा रहा है। इतने महत्वपूर्ण कदम मेरे बहनों भाइयों किसी सरकार ने नहीं। इस समय कांग्रेस सहित बीजेडी जितनी भी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर हताशा, निराशा और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी होती है। बहनों भाइयों, इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान की एक मानी जानी संस्था है, एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्वसनीय संस्था है। केवल अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाई जा रही है इन लोगों के द्वारा। और मैं यह पूछना चाहता हूं, यदि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी की जा सकती है
तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसे विजय प्राप्त हुई, यह मैं कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। लेकिन इसका उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई योजना इनके पास नहीं। अब हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह के आरोप को लगाकर यह बदनाम करना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करने की इनकी तरफ से कोशिश हो रही है। अभी धर्मेंद्र जी ने राफेल इसकी चर्चा की, लेकिन बहनों भाइयों आप जानते हैं इन लोगों ने इस देश के साथ एक क्रूएल जोक किया है, मजाक किया है। 3 दशक में 30 वर्षों में एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन इस सरकार ने नहीं खरीदा है। अब उसके लिए भी सरकार ने कोई फैसला किया है, अपने स्वर्ण कन्विक्शन का भी परिचय दिया। उस सरकार के ऊपर, उस प्रधानमंत्री के ऊपर इनके द्वारा उंगली उठाई जा रही है। और यहां तक कि कांग्रेस के नेता एकदम सारी हदों को उन्होंने पार कर दिया, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तब जो सारे पद होते हैं वो व्यक्ति विशेष के नहीं होते, स्वयं में अपने संस्था होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। हर राजनीतिक पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए इन संस्थाओं की मर्यादा पर किसी भी सूरत में चोट न पहुंचे। लेकिन कांग्रेस के आज के अध्यक्ष को इस बात की कोई चिंता नहीं है, जो मना रहा है वो बोलते हैं। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यदि कमाएंगे, पैसा लेंगे तो किसके लिए लेंगे, किस अपने परिवार पे ले लेंगे, कौन है, किसको कमा कर देंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। हमारे यहां कहावत है ना आगे ना पीछे तक, किसके लिए देंगे और उनके ऊपर आरोप। बहनों भाइयों, नरेंद्र भाई मोदी ने काम कम किया, नरेंद्र भाई मोदी ने काम अधिक किया, नरेंद्र भाई मोदी को काम और करना चाहिए। इस पर तो बहस कोई कर सकता है, आरोप लगाना चाहे मनमाने तरीके से आरोप भी लगा ले, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और ईमान पर कोई भी मां का लाल सवाल या निशान नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस कहती है बहनों भाइयों चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं देश का चौकीदार प्योर है। और इतना ही नहीं, दोबारा उसका प्रधानमंत्री बनना श्योर है। और देश की सारी समस्याओं का वही क्योर है। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। दमदार जो नेता होता है वो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करता है। बहनों भाइयों, जनता की आंखों में आंख डाल कर वह राजनीति करता है। और ये देश की जनता गुमराह कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, जाओ जनता के लिए विश्वास के साथ कहो हमारी सरकार यदि यहां पर आएगी, केंद्र में भी सरकार है, यहां पर भी हमारी सरकार होगी, उड़ीसा राज्य का तेजी के साथ विकास होगा, यहां की गरीबी दूर होगी, यहां पर बेरोजगारी के संकट से हम निजात दिलाएंगे। यह संदेश आपको ले जाना है। अब ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं बचा और मैं ये कहना चाहता हूं, भारत को हम लोग केवल आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली भारत नहीं बनाना चाहते, सुपर इकोनॉमिक पावर ही हम भारत को नहीं बनाना चाहते। भाइयों, हम भारत को यदि हम देखना चाहते हैं तो विश्व गुरु के रूप में भारत को हम देखना चाहते हैं, विश्व गुरु के। ऐसा भारत जो भगवान भी हो और साथ ही साथ सारे ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके, एक ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। बहनों भाई,
और यह निर्माण यदि कोई कर सकता है, भारत की सरकार कर सकती है, भाजपा कर सकती है, आपके प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं करते, हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। पहले भाई हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं, विश्वास के साथ जाइए, दमखम के साथ जाइए जनता के दरबारे पर। आप जो वादे पूरे करेंगे, आने वाली सरकार उस वादे को पूरा करेगी। उड़िया लोगों की एक पहचान है बहनों भाइयों, उड़िया समाज की पहचान है। हम लोगों की यह कल्पना है, हमारी यह सरकार बनेगी तो उड़िया की एक जो पहचान है, उड़िया की एक अपनी जो संस्कृति है बहनों भाइयों, उसको बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी करना होगा हमारी सरकार करेगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि उड़ियापन की एक आन है, बान है, शान। बहनों भाइयों, हम उड़ीसा का, उड़िया के लोगों की गौरवशाली इतिहास को अच्छी तरह समझते, जो ना समझते हो ना समझते। इसीलिए भाषण के प्रारंभ में ही मैंने कहा, भारत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की धरती यह हमारी उड़ीसा की धरती है, इसीलिए प्रारंभ में। इसलिए यहां की आन बान शान, यहां की पहचान, विकास के साथ साथ वह बनाकर रखने के लिए हम पूरी तरह से संलग्न हैं। हम इतना आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, संकल्प लेकर जाइए। आप सभी लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर बताए तो ही कर गए। बोलिए भारत माता की।